जैसे कहते हैं ना टिपिकल स्टेयर्स से ऊपर जाना और एलिवेटर से नीचे आना, ये एकदम एलिवेटर है। देखो 3 दिन लगे मार्केट को पूरा वो नीचे आने में। 2 चीज़ें, एक तो जो नीरज जी ने कहा ना, मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसने नहीं पढ़ी प्लीज़ पढ़िए, इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि मैं टेक्निकल समझूं, मैं फंडामेंटल समझूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजी मार्केट में। अगर आपने अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, बिहेवियर पर कंट्रोल कर लिया आपने, और बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टफ होता है चेंज करना लोगों का। तो लेकिन मैं एक मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीरज जी ने बात छेड़ी है, प्लीज़ उस बुक को पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त बुक है। अगर साइकोलॉजी पे आपने कंट्रोल कर लिया, बहुत पैसा बना सकते हैं मार्केट में। दूसरी चीज़, अच्छा, लीमन कोलैप्स आपको याद होगा सबको। लीमन कोलैप्स हुआ था क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स ले रखे थे इधर उधर। वो हाउसिंग मार्केट पर जो बेट थी उनकी, वो एक गलत गई थी। सब प्राइम क्राइसिस आया था। ये जो यहाँ पर ये वाला जो बैंक क्राइसिस आया, ये पहली बार ऐसा क्राइसिस आया जिसमें आप यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड थे, तब प्रॉब्लम आ गई। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से बड़ी ज़्यादा क्या वो हो सकती है आपके पास? सॉवरेन गारंटी है, उसके बाद बैंक फेल हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये एक ऐसा सिस्टमिक रिस्क है जो इंडिया में कभी नहीं होगा। इंडिया में इसलिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है रिलेटिवली बेटर है। हाँ, बीच बीच में इंडिया में भी येस बैंक जैसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं, लेकिन एक पूरा ओवरऑल सिस्टमिक बैंकिंग सिस्टम पर रिस्क नहीं आता उसकी वजह से। खैर, वो अलग बात है। ग्लोबल क्यूज का जो मुझे एक सिंपल एक चीज़ लग रही है, मुझे लग रहा है कि अभी तो मार्केट में पैनिक है, लेकिन एट सम स्टेज मार्केट को ये रियलाइज़ होगा कि बॉन्ड यील्ड का जो इतना इस तरीके से गिरा है, ये इक्विटी पॉजिटिव है। क्योंकि इक्विटी वैल्यूएशन जो है उसी हिसाब से डिस्काउंट होते हैं कि आपको बॉन्ड मार्केट में कितना पैसा मिल रहा है। अगर बॉन्ड मार्केट में, देखिए अभी तक मार्केट में हो क्या रहा था, बहुत से लोगों को सबसे बड़ा रिस्क क्या था कि फिक्स इनकम में आपको अगर इतना पैसा मिल रहा है, बॉन्ड यील्ड अगर इतनी हाई है, तो मैं इक्विटी में क्यों जाऊँ? अगर आपको कम रिस्क में एक रिस्क फ्री आपको अगर 7-8% मिल रहा है तो आप उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये रिस्क क्या कम है? 2-3 दिन में बॉन्ड यील्ड अगर 1% गिर जाए तो वो भी रिस्क है, प्लस उसकी वजह से इक्विटी वैल्यूएशन थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया आपको इक्विटी में देखने के लिए। और एक चीज़, नैस्डैक ने कल बहुत इंटरेस्टिंग मूव दिखाया। कल 20 वीक मूविंग एवरेज पर नैस्डैक जाकर थोड़ी सी स्टेबिलिटी कल नैस्डैक ने दिखाई है। और इंडियन निफ्टी आईटी अब 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है, सिर्फ 370 पॉइंट दूर है। मार्केट में यहाँ से अगर रिकवरी आएगी, मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी उसको लीड करेगा। और आईटी शेयर खरीदने का अब अच्छा टाइम है। अगर आपने पिछली बार वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी वो ईटीएफ खरीदने की, अब वापस आपको मार्केट वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ से अगले 6 महीने मुझे लग रहा है, अगर आप एक थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक निफ्टी आईटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए, या फिर सिंपल एक आईटी ईटीएफ ले लीजिए। ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कह रहा हूँ, ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। निफ्टी आईटी रेरे की चर्चा हो भी रही है इस पॉकेट की, इसमें समय फिर से आ गया है, मौका फायदा उठाइए, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन शुरू करिए। ज्यादा बेहतर है निफ्टी आईटी का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदिए, अच्छी कमाई आने वाले समय में वहां पे होती हुई नजर आएगी। ठीक है, सॉवरेन बैकिंग थी बॉन्ड्स की, लेकिन एसेट लायबिलिटी मिसमैच इसी को कहते हैं, जिसके चलते सारा मामला एसवीबी का गड़बड़ा गया। खैर ठीक है, यह है कहानी यूएस की, यह है कहानी ग्लोब की। अब हमारे बाजार पे आइए। कल का बाजार तो स्क्रीन पे दिखाया था डायरेक्टर साहब ने स्टार्टिंग में, पेन एविडेंट